हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 नवंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली इससे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारी सेशन की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं उस दिन के, बल्कि हम रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन ही होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। और एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन पे आते हैं। तो हमेशा की तरह हम क्विक रिवीजन से ही शुरू करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो ये है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है नवंबर मंथ का। एनडीए यानी कि जिसको 202 सीटें मिली हैं। बीजेपी को यहाँ पर 89 सीटें मिली थी, जेडीयू को 85 सीटें, एलजेपी को 19 सीटें, एचएएम को 5 सीटें और आरएलएम को 4 सीटें। ठीक है, इसके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को हाल ही में आया था। 2026 की फिच हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेज़बानी कौन से देश कर रहे हैं? तो बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ये इवेंट कब शुरू हो रहा है? 15 अगस्त को शुरू होगा अगले साल और 30 अगस्त तक ये चलने वाला है। किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? तो ये है गोदरेज एरोस्पेस। और किस लिए ये सौंप रहे हैं? तो LVM-3 का जो इनका रॉकेट है गगनयान मिशन में, उसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हैं शेफाली वर्मा। और कौन से स्टेट को ये बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से ही हैं। ठीक है, अगला है, नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया था? इसके लिए डीआरआई ने लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन बुलियन ब्लेज। 6 क्वेश्चन था, कुंचला कैवली रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये कब तक इस प्रशिक्षण में रहेंगी, यानी इनको कब तक ट्रेनिंग मिलेगी? तो 2026 से 29 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, संकटग्रस्त ऑलिव रेडली कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीत लिया है? तो ये है फिशर फ्रेंड नाम का एप्लीकेशन इनका। किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान जिसका नाम है वॉक टू मार्स, इसको शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, इनका जो स्थापना दिवस है वो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा और ये इसी के साथ ही इनका 54 नंबर का फाउंडेशन डे होने वाला है। अगला है, 43वां यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान किस देश को 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीव मंडल परिषद का सदस्य चुना गया? तो ये है ओमान। ठीक है, ये जो 43rd समिट की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ पर हुई थी? तो ये उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। ओके, और यहाँ पर ओमान को इस परिषद का सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये है ऑपरेशन अखंड प्रहार। इन्होंने जैसलमेर में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये ऑर्गेनाइज की गई थी कीनिया के नायरोबी में। ठीक है, और ये इवेंट जो था MOP 37 ये 3 से लेकर 7 नवंबर तक हुआ था।
नवंबर 2025 में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया? तो 5 श्रेणियों में दिया जाता है ये, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। और इसका जो इवेंट था इस पुरस्कार समारोह का, वो कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 12 क्वेश्चन थे कल के। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल वाला लेक्चर रेफर कर लीजिएगा। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में नए कमांडेंट हाल ही में बने हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट वाइस एडमिरल अनिल जग्गी हैं। उन्होंने वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह की जगह ले ली है। ठीक है, एनडीए की बात करेंगे तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? तो खड़कवासला में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये हो गया एनडीए के बारे में। याद रखिएगा कि नए कमांडेंट एनडीए के बन गए हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। ठीक है, इसी साल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, और ये किस वजह से 2025 में न्यूज़ में आए हैं? क्योंकि ये 35th नंबर के डायरेक्टर जनरल हाल ही में बने हैं एनसीसी के। ठीक है, एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की जगह ली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग करके आपको देते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए ऑप्शंस को भी एनालाइज करके आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरह से करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि वीरेंद्र वत्स 2025 में न्यूज़ में आए क्योंकि ये 35th डायरेक्टर जनरल बने एनसीसी के, और इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। और यहाँ पर हमने बात करी वाइस एडमिरल अनिल जग्गी को, ये हमारे नए कमांडेंट हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। होप कि आप आगे कभी अब नहीं भूलेंगे और कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी सैन्य नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बन गए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। भारत का नया सेना प्रमुख बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। भारत के नए उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन कौन से? पहले हैं राजेंद्र खन्ना, ये अतिरिक्त एनसीए के पोस्ट पर हैं। दूसरे हैं टीवी रविचंद्रन, और तीसरे हैं पवन कपूर, और चौथे हैं अनीश दयाल सिंह। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जगह ली है अनिल चौहान ने। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, इनको आप एपी सिंह के नाम से भी जानते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें नंबर के महानिदेशक बन गए हैं परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक बने हैं राजीव खाई। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सैन्य नियुक्तियां हैं, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। इनको आपको जरूर याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभांकर रखा गया है खम्मा और घड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां एडिशन है, जो कि 4 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक होगा। लगभग 1 महीने तक ये चलने वाला है। राजस्थान के 7 शहरों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में। शुभंकर इसके लिए है खम्मा और गनी। खम्मा क्या है? ये शुभंकर राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट से प्रेरित है, और ये धीरज, शक्ति और फुर्ती का प्रतीक माना गया। गनी की बात करेंगे तो ये राजस्थान की गर्मजोशी परंपरा और आतिथ्य भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य की स्वागत करने की परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल यानी कि खो खो में आयोजित की जाएगी। 2025 में पहली बार KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इवेंट में पहली बार वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, साथ ही साइकिलिंग, ये 4 गेम्स जो है पहली बार ऐड किए जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि कौन से 4 नए गेम हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस साल ऐड किए गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, खम्मा एंड घानी। ठीक है, पिछले दिनों हमने एक और मैस्कट की बात की थी और इसका नाम था डालमा। ठीक है, डालमा कौन से इवेंट का मैस्कट रखा गया था? तो जो 4th हाल ही में SAFF की चैंपियनशिप हुई है, यानी कि साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें जो है मैस्कट रखा गया था डालमा। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये चैंपियनशिप हुई थी झारखंड के रांची शहर में। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विनिंग टीम कौन सी थी, तो इंडिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इंडिया ने यहाँ पर 20 गोल्ड मेडल जीते थे। इसी के साथ इंडिया विनर साबित हुआ था। ठीक है, तो ये कौन से इवेंट के लिए डालमा जो है मैस्कट रखा गया था? तो 4था एडिशन था ये साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है?
सिंपली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो गरुड़ नाम की एक्सरसाइज है वो इंडिया कौन से देश के साथ करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, तो द्विपक्षीय अभ्यास है गरुड़ और ये इसका 8वां संस्करण था। यहाँ पर भारत और फ्रांस 2 देश शामिल थे। कब से कब तक ये इवेंट हुआ है? 16 से लेकर 25 नवंबर तक। कहाँ पर हुआ? तो फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पर, और ये एक हवाई अभ्यास है। ठीक है, इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI गई थी पार्टिसिपेट करने, और फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से इनकी राफेल के लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग लेने गए थे। भारत और फ्रांस के बीच 3 प्रमुख रक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, गरुड़, वरुण और शक्ति। ठीक है, गरुड़ जो है वायुसेना अभ्यास है ये, वरुण जो है इनकी नेवी यानी कि नौसेना अभ्यास है, और शक्ति जो है वो थल सेना की अभ्यास है। और हमने पिछले लेक्चर में शक्ति को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि शक्ति अलग अलग एक्सरसाइज का नाम होता है, जैसे शक्ति हो गया, फिर मित्रा शक्ति आता है, फिर हरिमऊ शक्ति है, इसके अलावा समुद्र शक्ति है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सी एक्सरसाइज हम कौन से देश के साथ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल या परसों का लेक्चर रेफर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गरुड़ नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया फ्रांस के साथ में करता है। ऑप्शन में है फ्रांस, रशिया और जर्मनी। आइए देखते हैं इनके साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। अमेरिका के साथ हमारी 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहली का नाम है युद्ध अभ्यास और दूसरी यहाँ पर है वज्र प्रहार। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो हम अमेरिका के साथ में करते हैं। फ्रांस के साथ ऑलरेडी हमने बात कर ली। रशिया के साथ बात करेंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं इंदिरा। ठीक है, इंदिरा नाम की एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। हाल ही में इंदिरा 2025 भी हुई थी, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? राजस्थान। ये इवेंट राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के साथ एज सच हम कोई इंपॉर्टेंट ऐसी खास कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो जनजातीय गौरव दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? इन ऑनर ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एंड इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 15 नवंबर। ठीक है, तो भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना। वर्ष 2025 का आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 1875 में हुआ था। 1900 तक ये थे। झारखंड के मुंडा समुदाय से बिलोंग करते थे। वो एक महान जनजातीय नेता, सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं 15 नवंबर को। ऑप्शन में है 14, 16 और 13 नवंबर। आइए देखते हैं कब कब क्या मनाते हैं। 14 नवंबर को आपका होता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, इसके अलावा 16 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल लेवल पे प्रेस डे को। इस दिन हम बात करते हैं कि प्रेस कितना ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। 13 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व उदारता दिवस। इस दिन हम ये बात करते हैं कि इंसान को उदार होना चाहिए, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए और अपने नेचर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? तो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हो चुकी है। आपको बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखा गया है टीबी के केसेस में बिटवीन 2015 एंड 2024, यानी कि कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है अपने टीबी के केसेस में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक 6 रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की कमी दर्ज की गई है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घटकर 187 मामले हो गई है। ठीक है, भारत अभी भी दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का लगभग 25% अकेले भारत में ही पाया जाता है। भारत की 21% की गिरावट दर वैश्विक औसत 12% की गिरावट दर से लगभग दोगुनी है। उच्च भार वाले देश को देखेंगे तो विश्व स्तर पर टीबी मामलों का 86% एशिया और अफ्रीका में केंद्रित है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वैश्विक लेवल पे 86% सिर्फ एशिया और अफ्रीका से आता है, जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशिया 34% कंट्रीब्यूट करता है, पश्चिमी प्रशांत 27% और अफ्रीका 25%। इसमें भारत की बात करेंगे तो 25% हमारा योगदान है इसमें, इंडोनेशिया का 10%, फिलीपींस का 6.8%। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि टीबी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, तो ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है सबसे ज़्यादा जो टीबी के केसेस हैं वो अभी भी भारत से ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, भारत। हमने बात करी यहाँ पे WHO की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और पिछले दिनों WHO की ग्लोबल समिट हुई थी ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? इंडिया का
नई दिल्ली, ठीक है। और याद रखिएगा ये सेकंड ऐसा एडिशन था, यानी कि सेकंड ये WHO की ग्लोबल समिट थी ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो भी इंडिया में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात के गांधीनगर में। इसके बारे में भी हमने कल के लेक्चर में बात करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 2025 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने इनॉग्रेट कर दिया है 30th एडिशन ऑफ CII पार्टनरशिप समिट को हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये 30वां एडिशन था CII पार्टनरशिप समिट का, और ये कब से कब तक हुआ है? 14 से लेकर 15 नवंबर तक। कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। उद्देश्य क्या था इस इवेंट का? तो व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा तय करना। इसके आयोजक कौन है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आंध्र प्रदेश की सरकार, ठीक है। थीम क्या रखी है हमने इस इवेंट के लिए? टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड, नए भू आर्थिक क्रम में दिशा निर्देशन, ठीक है। तो ये हो गया 30वां CII पार्टनरशिप समिट जो हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यहाँ हम बात कर रहे हैं CP राधाकृष्णन की। ये हमारे अभी रिसेंटली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये पहले कौन थे? ये महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर होते थे, लेकिन क्योंकि ये अब हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इस वजह से जो गवर्नर का पद था महाराष्ट्र में वो खाली हो गया और इसको फुलफिल कर दिया है आचार्य देवव्रत ने, ठीक है। आचार्य देवव्रत कौन है? ये ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर हैं, तो फिलहाल ये एक्टिंग गवर्नर बन गए हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी को लगाने वाला देश है सिंगापुर, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया जिसने अगले वर्ष 2026 से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करना शुरू कर दिया है। ग्रीन फ्यूल लेवी एक प्रकार का कर या आप इसको टैक्स कह सकते हैं, जिसे विशेष रूप से विमानन यानी एविएशन उद्योग पर लगाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ विमानन ईंधन के उत्पादन तथा उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसको लागू करने वाली पहली कंट्री बनी है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के बारे में हम क्या जानते हैं? सिंगापुर ने कुछ दिनों पहले एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था पैसिफिक रीच, ठीक है। और याद रखिएगा ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी, यानी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। होस्ट कौन सा देश था ये याद रखिएगा, होस्ट था सिंगापुर। इसके अलावा सिंगापुर दूसरे रीज़न क्या है जिसकी वजह से न्यूज़ में था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसका Q3 रिलीज़ कर दिया गया है, और इसमें हमने देखा कि सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे था, यानी कि इनका जो है अभी भी मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट था, यानी कि इनका पावरफुल सबसे मजबूत था, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 85। Q1 में इंडिया की रैंक थी 85, फिर Q2 में हमारी रैंक हुई 77 और Q3 में आई है 85, ठीक है। देखिए, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप पहले दिन सिर्फ करेंगे और उसके बाद जज करेंगे कि इसमें बहुत कुछ बताया जाता है और समझ नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ भी उठा के मैम बता रही हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 10 दिन इसको करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, ठीक है। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना इस तरह फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखा करिए, ताकि जो बाकी दूसरे लोग हैं उनको ट्रस्ट करने में आसानी हो सके और उनको ये समझ में आए कि वाकई यहाँ पे करंट अफेयर्स अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है। यहाँ पे हमने सिंगापुर की बात की, तो चलिए हम सिंगापुर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। मुद्रा यहाँ पर चलती है डॉलर। महाद्वीप यानी कौन से महाद्वीप में लोकेटेड है? एशिया में। प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं लॉरेंस वोंग। राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगारत्नम। सिंगापुर का पूरा नाम क्या है? तो टेमासेक। इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो सिंगापुर, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ पर की थी? सिंगापुर में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा फवारा फाउंटेन ऑफ वेल्थ किस देश में स्थित है? ये भी सिंगापुर में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इन दोनों बैंक्स का ऑर्गेनाइजेशंस का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। तो ये हो गया कुछ स्टैटिक फैक्ट अबाउट सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी लद्दाख में 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक मुड़ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किसने किया है? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरबेसेस है। इसका नाम है मुद न्योमा एयरबेस, और ये कहाँ पर हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है? तो ईस्टर्न लद्दाख में इसका इनॉग्रेशन किया था बी ऑप्शन AP सिंह ने, ठीक है। इनके बारे में हमने पीछे पढ़ा। इसका इनॉग्रेशन किया है भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने, और कहाँ पर? तो पूर्वी लद्दाख में लेह जिले के हिस्से में। इसकी ऊंचाई है लगभग 13,710 फीट,
और चीन सीमा से इसकी दूरी कितनी है? ये चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 23 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एयरबेस 1962 में शुरू हुआ था, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। 2023 में इसे फिर से आधुनिक एयरबेस बनाने का काम शुरू हुआ और अब 12 नवंबर 2025 को इसे दोबारा खोला गया है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन AP सिंह। लद्दाख के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो नए बने हैं इसी साल और इनका नाम है मिस्टर काविंदर गुप्ता। ठीक है, तो ये भी आपसे रिसेंट अपॉइंटमेंट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? कौन सी कंट्री है जो दुनिया के सबसे डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लेबोरेटरी तैयार करेगी एट अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स? कहाँ पर? इंडियन ओशन में। ये बनाने वाली है इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, भारत। ये परियोजना भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। भारत 2047 तक 6000 मीटर गहराई में अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका पहला चरण 500 मीटर डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल होगा और इस स्टेशन को अंडर वाटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह डिजाइन किया गया है। 6 किलोमीटर की गहराई पर अत्यधिक दबाव से बचाव हेतु टाइटेनियम और कंपोजिट सामग्री का प्रयोग होगा। वर्तमान में देखेंगे तो केवल एक परिचालित जलमग्न प्रयोगशाला 19 मीटर गहराई पर कार्यरत है और ये है एक्वेरियस रीफ बेस, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इंडिया। इंडिया इस लेबोरेटरी को बनाने वाला है 2047 तक। ओके, यहाँ पे हमने बात करी इंडियन ओशन की और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने कुछ दिनों पहले इंडिया को अलाउ किया था कि हम इंडियन ओशन में अपने पॉली मेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के पहले आज तक किसी भी देश को ये अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को ये परमिशन दे दी है। इसी के साथ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जमाइका देश में। ठीक है, जमाइका में भी कहाँ पर लोकेटेड है? तो किंगस्टन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह और नया नारा शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी जारी किया है? कौन सी स्टेट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपना पहला आइडेंटिटी चेंज किया है 38 ईयर्स में और इन्होंने अपना नया लोगो और नया स्लोगन लॉन्च किया जिसका नाम है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहचान में बदलाव करते हुए जो नया प्रतीक चिन्ह और नया जो स्लोगन है इनका वो जारी किया है, वो विभाग की आधुनिक और सतत कृषि पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इनका नया स्लोगन भी आपको याद रखना है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। ठीक है, मतलब क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रॉस्पेरस फार्मर। तो ये पुराना इनका प्रतीक चिन्ह था जिसमें पारंपरिक कृषि को दर्शाते हुए नागर के साथ एक किसान दिखाया जाता था, लेकिन अब जो नया इनका प्रतीक चिन्ह है उसमें नए डिजाइन में आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हुए अब यांत्रिकृत नागर को दर्शाया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक को विकसित किया गया है? कौन सी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया ताकि फ्रेट ट्रेन्स की सेफ्टी को इन्हांस किया जाए? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, दृष्टि। ठीक है, तो भारतीय रेल द्वारा एक उन्नत AI आधारित प्रणाली दृष्टि को विकसित किया गया। इसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है और इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और IIT गुवाहाटी TIDF के साथ मिलकर तैयार किया गया। दृष्टि एक AI संचालित कंप्यूटर विजन प्रणाली है जो फ्रेट वैगनों के दरवाजों, लॉकिंग मैकेनिज्म और सीलिंग की स्थिति को स्वतः पहचान सकती है। ट्रेन की तेज गति के बावजूद ये प्रणाली सटीक दृश्य डेटा लेकर लॉक की सटीकता का विश्लेषण करती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दृष्टि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। पिछले दिनों एम्स दिल्ली ने भी अपना एक AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था और इसका नाम इन्होंने रखा है नेवर अलोन। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको रिवाइज करवाया है ये क्वेश्चन। नेवर अलोन नाम का AI बेस्ड एप्लीकेशन एम्स दिल्ली का है और पर्पस क्या है? इनके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोकथाम लगाना। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेक्स्ट जनरेशन के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स डेवलप कर लिए हैं फॉर रियल टाइम माइन डिटेक्शन? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। विशेष रूप से इसका निर्माण जो है वो DRDO की विशाखापट्टनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ने किया है। मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल एक छोटा रोबोटिक मानव रहित सबमर्सिबल है जिसे पानी के नीचे विभिन्न कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, दैट इज DRDO। DRDO के फिलहाल चीफ कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, और ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, यानी कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का। ओके,
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं वो कवर होते हैं। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुण 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस एआई आधारित तकनीक को विकसित किया गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।